नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट और आज हमारा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में शांति बहाली कैसे हो। लेकिन यहां दो चुनौतियां सरकार के सामने है। पहली चुनौती, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो रामजस कॉलेज हो जहां कश्मीर की आजादी के नारे लगे, उन छात्रों के खिलाफ क्या किया जाए जो इस तरह के नारे बार बार लगाते हैं। और जेएनयू में तो बाकायदा जो नारे लगे थे उसको कहीं ना कहीं सरकार ने सख्ती से लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर अब जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर जम्मू कश्मीर की आजीविका, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के रहन सहन, सब कुछ पे पर्यटन पे वो निर्भर है। लेकिन वहां पर्यटन तब चलेगा, वहां पर्यटक तब जाएंगे जब वहां पर शांति बहाली होगी। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो शांतिप्रिय होने के बजाय बिगड़े हैं। सवाल यह है, ये दोहरी चुनौतियां सरकार के सामने है और इससे सरकार निपटेगी कैसे। आज यही है इंडिया बोले का मुद्दा और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब, मेरे साथ निजामुद्दीन भट्ट, आप पीडीपी के नेता हैं और पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन है जम्मू कश्मीर में। नईम खान साहब, आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। मेरे साथ अभय दुबे साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अमित रैना साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट। आरएसएन सिंह साहब, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट। लेकिन इससे पहले हम शुरुआत करें, हमारे कुछ युवा साथी हैं जो इंडिया बोले के इस मंच पे आए हैं। जाहिर है वो भी इस मुद्दे पर अपने सवाल रखना चाहते हैं जिन्हें कल का भविष्य बनना है। अगर वो आज कश्मीर की आज़ादी और भारत की बर्बादी के नारे लगाएंगे, बस्तर की आज़ादी के नारे लगाएंगे, तो उनके खिलाफ किस तरह से पेश आना चाहिए, यह भी एक अहम सवाल है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरह के गुनाह ना छिपे, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। The terrorist attack in Mumbai, carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008, is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने मुंबई आतंकी हमले को अंजाम दिया और यह कबूलनामा है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी का। पाकिस्तान आतंकवाद की सरजमी है। सीमा पार आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान भारत को दहलाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान इसकी तस्दीक करता है। सब जानते हैं कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर चीफ हाफिज सईद है। हाफिज सईद कितना अहम है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए, इस पर महमूद अली दुर्रानी ने यह बयान दिया है। हाफिज सईद की यूटिलिटी क्या है फॉर पाकिस्तान? हाउ डू यू व्यू हिम? कोई यूटिलिटी नहीं। आई होप दे पनिश। सीमा पार आतंकवाद का खौफनाक रूप कश्मीर में भी दिखाई देता है। यह आतंक की खौफनाक सोच है जो दशकों से घाटी को दहला रही है। आतंकी सुरक्षा बलों पर सीधा हमला करते हैं। इसके साथ ही आतंक के आका नौजवानों को गुमराह करने के नापाक एजेंडे में भी जुटे हैं। ये वही गुमराह नौजवान हैं जो पत्थरों से सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। पत्थरों से सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा आतंकी पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल बम फेंका गया, एक ट्रक के अंदर पेट्रोल पंप फेंक के 3 आदमी जख्मी किए गए। इसी तरह ही एक सरकारी दफ्तर पर भी पेट्रोल पंप फेंका गया। ये बढ़ती हुई घटनाएं बताती हैं कि इनका निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस भी हो सकता है, जिसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। कश्मीर में जिस तरह की सियासत चल रही है, सीमा पार से जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उससे कश्मीर घाटी आतंक की आग में झुलसती जा रही है। कश्मीर में अमन कब लौटेगा, कैसे लौटेगा? एक आम कश्मीरी यही सवाल पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। शुरुआत में अभय दुबे साहब आपसे करता हूं। ये जो कश्मीर की आज़ादी की मांग करते हैं, भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, आपको, आपकी पार्टी का इनको समर्थन क्यों रहता है? हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हैं कि कोई भारतवर्ष की या कश्मीर में के अलगाव की बात करें। कश्मीर का जहां तक प्रश्न है तो रमेश जी, आप भली भांति जानते हैं कि
कश्मीर का जब एक्सेशन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, तब ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाती है, इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्र में मंत्री थे। जब 1950 में भारत का संविधान आया तब केंद्र में मंत्री थे। लेकिन आज वो कहते हैं कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आप कह रहे हैं जी अभय दुबे साहब, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी पीडीपी गठबंधन आने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ज्यादा खराब हुए। बिल्कुल। जफर इस्लाम साहब, आप जवाब दे दीजिए अभय दुबे साहब के सवाल का। अभय दुबे जी की इस बात को लोग सुनते हुए ही परेशान हो जाएंगे, इसलिए कि आप देखिए कश्मीर की समस्या, दो पॉलिटिकल पार्टी, एक कांग्रेस और दूसरी जो है पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों पार्टियों ने कश्मीर में जो सारी समस्याएं हैं उसका जड़ जो है ये दोनों पार्टियां हैं। इन्होंने ही इस कश्मीर के हालात, आज जो हालात देख रहे हैं कश्मीर में जाके, कश्मीर के लोगों के साथ, उनके साथ सहानुभूति और कभी नहीं निभाते। तब वो कहते हैं कि इस चुनाव की जीत के लिए, शांतिपूर्वक चुनाव के लिए मैं पाकिस्तान का धन्यवाद करता हूं, मैं आतंकियों का धन्यवाद करता हूं, मैं अलगाववादियों का धन्यवाद करता हूं। इन शब्दों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी मुंह मीठा कराते हैं। ये आपका राष्ट्रवाद है? वहां निर्मल सिंह कहते हैं कि बुरहान वानी का एनकाउंटर एक हादसा था, यह आपका राष्ट्रवाद है? आपकी हिना भट्ट कहती है कि तुम 370 उठाओ, मैं बंदूक उठाऊंगी, और आप मौन सहमति देते हैं, यह आपका राष्ट्रवाद है? देखिए रमेश भट्ट जी, कश्मीर का मसला जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा मसला है। इसको आप उस नजरिए से देखेंगे तो शायद आपको कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। मेरे साथ निजामुद्दीन भट्ट साहब भी जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन भट्ट साहब, आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस का आरोप है कि आपके गठबंधन आने के बाद वहां पर सिक्योरिटी की सिचुएशन ज्यादा खराब हुई है? हालात खराब हुए, कितने हालात खराब हुए, दिस इज हिस्ट्री। आप इसमें जाओगे तो उलझ ही जाओगे। सिंपल मसला है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कश्मीर में चाहिए। वैली में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम है, सेपरेटिस्ट है, जब तक उनमें सहमति नहीं बनती कि स्टेट के हित में क्या है क्या नहीं है, तब तक तो बिगाड़ रहेगा। आप देख रहे हो। मैं नईम खान साहब को यहाँ पर ले आता हूँ। बिल्कुल, नईम खान साहब, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुट्ठी भर लोग कश्मीर में अशांति के लिए जिम्मेदार हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम आपका आता है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आता है। खान साहब, अगर मुट्ठी भर लोग हैं तो 47 से लेकर आज तक क्या वो मुट्ठी भर लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? हिंदुस्तान की यहाँ 7 लाख के करीब फौजें हैं और वो कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग हैं। बुनियादी तौर पर जो कश्मीर है एक पॉलिटिकल इशू है, 47 से लेकर आज तक लटका हुआ है। 3 जंगें हुई हैं इस पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कई बार ताशकंद में, शिमला में, लाहौर में बैठे। वाजपेयी जी कश्मीर आए, कश्मीरियों के साथ वादा किया कि इंसानियत की बुनियादों पर मसले कश्मीर को हल करेंगे। वाजपेयी जी लाहौर चले गए और आज अफसोस तो इस बात का है कि हकाइक पर पर्दा डाल रहे हैं। जिस तरीके से अभी एजेंडा ऑफ अलायंस की आप बात करें, उसमें ये जो पीडीपी और बीजेपी के दरमियान एजेंडा ऑफ अलायंस है, उसमें तो है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को कश्मीर के हवाले से बात करनी चाहिए, हुर्रियत के साथ बात करनी चाहिए। और हकीकत भी यही है कि पॉलिटिकल इशू को मिलिट्री माइट से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना हल कर सकते हैं, बल्कि पॉलिटिकल इशू को पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना होगा। हिंदुस्तान को आपसी जो इख्तिलाफात वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान है, अब इन इख्तिलाफ अगर हिंदुस्तान बरीसगीर या दुनिया में तरक्की देखना चाहता है तो उनको चाहिए। आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल इशू है। RSN सिंह साहब, पॉलिटिकल विल, RSN सिंह साहब, पॉलिटिकल इनिशिएटिव। RSN सिंह साहब, जिस तरह से सरकार ने डील किया जम्मू कश्मीर के मामले को, आपको लगता है वो बिल्कुल राइट पाथ है, ऐसे ही हो सकता है? या ये जो खान साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल इशू है, जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी? देखिए साहब, ये मैं बार बार ये चीज़ सुनता हूँ कि इसका राजनीतिक हल है। इसका राजनीतिक हल नहीं है, इसका हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल इसका सल्यूशन है। ये पूरे एरिया जो जिसको आप जम्मू, और कृपया आप जब कश्मीर का नाम लेते हैं तो जम्मू का नाम मत लीजिए। मैं आज इन बच्चों को वो कह रहे हैं हमारा सा पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है। नईम खान साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन देयर इज। साहब, हम जम्मू और लद्दाख को हम बर्बाद नहीं होने देंगे।
अगर जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल थोड़ी हकीकत बदलेगी। इनको कहिए कि आप रियलिटीज को तस्लीम अरे करें। छोड़ो साहब, रियलिटी जब आप भट्ट से निजामुद्दीन बने थे तो बदलेगी, फिर हम उस रियलिटी का कश्मीर की जो पॉपुलेशन है हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे। कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है इसका। जम्मू है क्या आपको हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान अखंड में राज लड़ाई देंगे? होती है तो आरएसपुरा और सांबा के लोग मारे जाते हैं। आप नहीं मारे जाते, कश्मीर वैली के लोग नहीं मारे जाते। पूरी दुनिया को इन्होंने जानते क्या झूठ फैलाया है कि कश्मीर बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है। आप नक्शा देख लो बच्चों, कश्मीर वैली जो कि पूरे JNK का केवल 7.3% ऑफ द एरिया है, इनका बॉर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। जब आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आता है, झूठ कह रहे हैं आप। आप हकीकत को आप नक्शा देखिए। अरे नक्शा देखो, नक्शा को देखिए, नक्शा ले आइए। आप इन बच्चों को गलत सबक क्यों पढ़ा रहे हैं? भट्ट साहब आप नक्शा ले आइए। मैं आपको दिखाता हूं लाइन ऑफ कंट्रोल में जो अपर रीचेज है, वहां पे आपके गुज्जर मुसलमान है जो कि दे आर डाई हार्ड इंडियंस, वहां पे पहाड़ी राजपूत है। ये गंदे लोग नहीं है वहां पे, ये गंदे लोग नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं कराते? पूरा झूठ बोला है। आपको लगता है कि मेजॉरिटी हिंदुस्तान के हक में तो लेट यू होल्ड ए फ्री एंड फेयर रेफरेंडम। जो पूर्वजों को अपने भूल सकता है, रेफरेंडम कराइए। क्यों घबराते हैं रेफरेंडम कराने से? स्टोन पेल्टर नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? जो अपने पूर्वजों को जो कहता है कि जो अपने एक जनरेशन के बाद अपने बाप दादा को याद भी नहीं करता है। ओके ब्रिगेडियर मिश्रा, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? RSM शिक्षा ब्रिगेडियर मिश्रा, पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए। ब्रिगेडियर मिश्रा, बड़ा अच्छा हुआ कि आपने हमको ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बोलने के बाद हमको मौका दिया आपने। ये लोकल पॉलिटिशियन, रिलीजन एंड पाकिस्तान मिलिट्री का प्रॉब्लम है पूरा। लोकल पॉलिटिशियंस ने, रिलीजियस इश्यूज ने और पाकिस्तान के मिलिट्री ने ये पूरा प्रॉब्लम खड़ा किया हुआ है कि गिवन ए सरकार का क्या गिवन ए चांस नो कश्मीरी वांट्स टू गो आउटसाइड इंडिया, नो कश्मीरी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान, नो कश्मीरी वांट्स टू। नईम खान साहब, आप सुन रहे हैं कि वहां के लोग और ये तो जग जाहिर है साहब, अगर वो वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, पंचायत चुनाव में 83% वोट परसेंट पड़ रहा है, सिर्फ उनको आतंकवादी डरा के मार रहे हैं हमारे सरपंचों को, इसलिए रेजिग्नेशन दे रहे हैं। आप चंद बच्चों को उठा के पत्थर फेंकवा रहे हैं, इससे तो वहां के हालात नॉर्मल नहीं होंगे। ब्रिगेड देखिए, बुनियादी तौर पर आप कहते हैं कश्मीर को आप गलत तरीके से पेश करें कि पत्थरबाजी का मसला है। यह हिंदुस्तान था जो 47 में हिंदुस्तान के पहले वजीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस में गए। उन्होंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कश्मीरियों के साथ वादा किया, लाल चौक श्रीनगर में आकर वादा किया, और आज आप कह रहे हैं पत्थरबाजी का मसला है। 47 से लेकर ये लटका हुआ मसला है। बहुत सारी हुकूमतें भी आई, लोग मारे गए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी एक ज़माने में जेल में रहे, और इसके बाद में आप देखें कि पाकिस्तान का मैं बताऊंगा, खत्म हो, मैं बताऊंगा, और ये आप इनवाइट करते हो पाकिस्तान वालों को, क्या रेजोल्यूशन है? पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हो। सुने मेरी बात, ये पाकिस्तान के शाह पर चलने वाला कोई मसला नहीं है। यूएन रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग है और उसके पहले दो आप नहीं चाहते हैं, पहले दो स्टेप। कश्मीर में शांति कैसे लौटे? जफर इस्लाम साहब, आपने कहा चंद मुट्ठी भर लोग हैं, अगर यहां कोई आजादी के नारे लगाता आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यही शक्ति आप जम्मू कश्मीर में भी दिखाइए, उन लोगों को भय दिखाइए, डर दिखाइए जो लोग वहां खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट वो काम कर रही है, और अब देखिए पहले से हालात सुधरे हुए हैं। मेरे कुछ सहयोगी यहाँ पर सवाल करना चाहते। हामिद, कि जो सबसे ज़्यादा कश्मीर में राज किया है जिस सरकार ने, अवाम ने जिसको सरकार बनाया वहाँ पे, अब्दुल्ला साहब, उनका ही ऐसा भाषण दे रहे हैं कि नौजवानों को, पत्थरबाजों को बढ़ावा। हाँ बिल्कुल, तो अमन कहाँ से आएगा सर शांत? कि जम्मू कश्मीर में कभी कुछ आपदा आती है तो हमारा पूरा देश उन्हें सपोर्ट करता है, फिर भी वहाँ के लोग कहते हैं कि बुरहान वानी जैसे आदमी इनोसेंट है। और हमारे देश के जो यूथ पावर हैं उनके कुछ टुकड़े हैं जो मतलब JNU जैसे विश्वविद्यालय में हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसे मामले को विरोध आवाज ना उठा के ये देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ऐसा क्यों सर? ओके, एक सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है कि बुरहान वानी के बारे में प्रूफ हो चुका है कि उसके कॉन्टेक्ट लश्कर तैयबा से थे, और ये उसके लीडर ने खुद भी कन्फेस किया है, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट PDP जो है उसकी क्लीन इमेज प्रूफ करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। ओके,
हाँ सर, मेरा सवाल ये है, जहाँ पर जेएनयू में देशद्रोही के मतलब वो लगते हैं, नारे लगते हैं। हाँ, जहाँ पर नारे लगते हैं और वहीं पे हमारे कुछ नेता आके उनका समर्थन करते हैं, जिससे उनको सब बढ़ावा मिलता है, ऐसा क्यों? ओके, अबे दुबे साहब, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जिन लोगों ने देशद्रोह के वहां नारे लगाए हैं वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए। हमने डे 1 से सरकार से कहा, केंद्र की सरकार से, कि सख्त से सख्त कार्रवाई करो, वो पकड़े नहीं गए। निजामुद्दीन भट्ट साहब, ये जो बार बार जो दिक्कतें आ रही हैं कि आप लोगों की सरकार आने के बाद सबको ये लगा था कि साहब एक बेमेल गठबंधन आपस में मिला, कश्मीर की भलाई के लिए मिला है, लेकिन कश्मीर के हालात नियंत्रित नहीं है साहब। एक कौम पे एहसान करिए कि अगर आपको नेशनल लेवल पे कश्मीर के बारे में अवेयरनेस चलानी है तो उनको हकाइक से वाकिफ कराइए। डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स डोंट कैरी डिस्टॉर्शंस। साहब अब जवाब दीजिए कि अगर इन लोगों का दिल कश्मीरियत पे होता तो एक बार फारूक अब्दुल्ला याद कर लेते कि उनके बाप दादे सरस्वत ब्राह्मण थे, सारा मसला हल हो जाता। कोई बात नहीं, आप किसी भी धर्म को ये कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप कश्मीरियत से अलग होके पता नहीं कौन सी गंदी दिशा में आप देख रहे हो। मैं यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहा हूँ, 6:30 बजे जब लौटेंगे नईम खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो तमाम आरोप आप पे लग रहे हैं, आपने शुरुआत से आप लगातार कह रहे हैं साहब पॉलिटिकल सॉल्यूशन, आप में मादा है तो आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के आते चुनाव लड़िए ना। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के इस बीच में फारूक अब्दुल्ला के बयान ने आंख में घी का काम किया। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक जो लोग हथियार उठा रहे हैं वो एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं उठा रहे हैं, वो आज़ादी की हक की मांग के लिए उठा रहे हैं, वो आज़ादी के मतवाले हैं। आप सोचिए, एक नेता जो कश्मीर में इतने साल से राज कर रहा है वो इस तरह की भाषा बोलेगा तो वहां की आवाम पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए रिपोर्ट। यह आतंक का वीडियो है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इन्हीं प्रोपेगेंडा वीडियोस के जरिए आतंकी संगठन कश्मीर में गुमराह युवकों को अपने संगठन में शामिल करते रहे हैं। कश्मीर में आतंक की आग जलती रहे, इसके लिए सीमा पार से इन आतंकियों को समर्थन मिलता रहा है। लश्कर चीफ हाफिज सईद कश्मीरी आतंकवादियों के समर्थन में बयान देता रहा है। हाफिज मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। मुंबई हमले के संबंध में पाकिस्तान के पूर्व सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी के बयान से एक बार फिर साफ हो चुका है कि आतंक का केंद्र पाकिस्तान में है। 26/11 हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने अंजाम दिया है। दुर्रानी के इस बयान के बाद पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की मांग तेज हो गई है। पाकिस्तान ये टेरर का एक हब सेंटर है, सब जान गए अभी, इसलिए पाकिस्तान को तुरंत टेरर स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद बड़ी समस्या है, लेकिन घाटी के अंदर चल रही शहमात की सियासत से बात भी नहीं बन पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते युवक बलिदानी नजर आते हैं। इस तरह के बयान से बात बनने की बजाय बिगड़ती रही है। टीम न्यूज़ नेशन। नईम खान साहब, आप लोग क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते साहब? ये लोकतांत्रिक प्रणाली में भारत जैसा लोकतंत्र देश है, आप अपनी बात रखिए मेन स्ट्रीम में आके। मुझे जस्ट थोड़ा सा, आपने एक ही सांस में बहुत सारे सवालात किए, लेकिन थोड़ा सा इनको कहें कि आप पेशेंस रखें, सुने मैं क्या कह रहा हूं। बुनियादी तौर पर एक गलतफहमी है जो हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के हवाले से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कश्मीर की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, कश्मीर की जो सोसाइटी है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हम भारत को टुकड़े करने के पीछे नहीं हैं, बल्कि हम अपना हक चाहते हैं, अपना पॉलिटिकल राइट चाहते हैं। जहां तक इन्होंने अमरनाथ यात्रा की बात की, पूर्वज हिंदू नहीं थे। सुने मेरी बात, क्या खामोश हो जाए, एक मिनट सुने मेरी बात। आप खामोश हो जाए। आपने अमरनाथ यात्रा की बात की, पूरे हिंदुस्तान में एनवायरमेंटल पॉलिसी है। पीडीपी भी कह रही है कि साहब वो एनवायरमेंट पॉलिसी के चलते उन लोगों, अगर एनवायरमेंट का इतना कंसर्न होती है, हालत देख लीजिए, डल हैज श्रंक टू 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। हॉक्सर करके
बर्ड सेंचुरी है वो 30% में पहुंच गई है। एनवायरमेंट कंसर्न इनको हमने तो नहीं आगे किया, नहीं दिख रहा, मगर 16,000 फीट पे इनको एनवायरमेंट कंसर्न दिख रहा है। कौसर नाग की यात्रा 2015 में हुर्रियत ने बैन कराई, हुर्रियत ने प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर 15 कश्मीरी पंडित एक यात्रा को लेकर 15 कश्मीरी पंडित जिसको जेके टूरिज्म प्रमोट करता है एज ए टूरिज्म साइट, और उसको लेकर उन्होंने एनवायरमेंटल कंसर्न बनाया। एनवायरमेंट कंसर्न का एक खोटा मत लगाइए आप दूसरे धर्मों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं ये तो ये कहेंगे कि जितने बंकर बने हैं इंडियन आर्मी को उसको तोड़ो क्योंकि एनवायरमेंट इनका खराब हो रहा है। एक बात जम्मू का सिर्फ कठुआ और जम्मू है, जम्मू तो पूंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ भी तो है। आप लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह एक करगिल, तो आप सब कहते हैं कि ना लद्दाख इनके साथ है, नहीं खान साहब एक बात बताइए, आप बात कर रहे हैं कोई भी नहीं है, नहीं खान साहब कोई भी नहीं है, आपके 4-5 डिस्ट्रिक्ट जिस पर नहीं खान साहब एक बात बताइए, ब्रिगेडियर एक मिनट, जहां पर आप विष फैलाते हैं वही है, जहां पर विष फैलाते हैं कौन से हक की बात नहीं कराइए। अगर आपके साथ यहाँ के लोग हैं तो आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रेफरेंडम क्यों नहीं कराते, क्यों डरते हैं? लाखों लोग इंसल्ट कर रहे हैं। कश्मीर में वोटिंग 65% के ऊपर हुई, 65% के ऊपर 83% पंचायत में पोलिंग हुई है साहब, 83% पंचायत पे पोलिंग हुई 2011 में, और 2012 से किलिंग शुरू हो गई पंचायतों की। ये जो पंचायत है लोकल गवर्नेंस के लिए है, पार्लियामेंट की 60% प्लस है। अगर आप कश्मीर को देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, जो वादा आपने अपने पार्लियामेंट में किया, यूनाइटेड नेशंस में किया, क्यों डरते हैं आप? हमेशा यही चाहते थे कि उनका किसी न किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर बने रहे, उसके लिए जो भी कार्ड खेलना था सब खेला। न तो इनको देश का ख्याल था, न कश्मीर का, न कश्मीरियत का, न कश्मीरियों का। जम्मू और लद्दाख के बारे में तो भूल ही जाए। अगर वहाबी आइडियोलॉजी का ये मामला, जरा बात करने दीजिए, ये मामला नहीं होता रमेश जी, अगर वहाबी आइडियोलॉजी का ये मामला नहीं होता तो 500 मिलियन हिंदू जो कि गुर्बत की हालत में कैंप्स में रह रहे हैं, वहां से क्यों नहीं कोई दहशतगर्द पैदा हुआ है? कौन था? बिल्कुल सही बात है। इतने 20 साल से गुर्बत की हालत में कर रहे हैं कश्मीर के बारे में, आप अपने टीवी हाफ मिलियन हिंदू घर से निकाल दिया, वहां क्यों नहीं कोई दहशतगर्द पैदा हुआ? और आप ISI के पैसे से आप पल रहे हैं, इसका जवाब पैसा हमेशा आप झूठ कहते हैं। आप लेते हैं, यहाँ आज भी माइनॉरिटी सेफ है कश्मीर में, यहाँ की सिख कम्युनिटी ISI के पैसे से पल रहे हैं, ये हमारा फेलियर है साहब। के करीब यहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी और मस्जिद भी है, झूठ कहते हैं। इनके तरफ ये पैसा पहुंच कैसे जाता है? ये हमारी सिक्योरिटी का फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये नहीं, अगर लोग आपके साथ हैं तो अपनी हुकूमत को कहिए कि रेफरेंडम कराएं। जस्ट ए मिनट, अरे इस बात का रेफरेंडम कराएंगे, पहले कश्मीरी हिंदुओं को वापस लो, और जिस तरीके से रहना चाहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जब हमारे हिस्से में आ जाएगा, जब 54,000 डिस्प्लेस्ड फैमिलीज जब आ जाएंगे, जब कश्मीर वैली में 16% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, तब ये तमाम कार्य होने के बाद जब गिलगिट बाल्टिस्तान से चाइना निकल जाएगा, और तब जाके जब POK जब साथ में आएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका राजनीति सोल्यूशन निकलेगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा। नहीं, लेकिन तब तक आप पत्थर फेंकते रहो, और कोई की बातें हैं, और उस लेकर आज तक पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सके। आप लड़े उनके साथ, बट कश्मीरियों को न मारे। एक कश्मीरी निजामुद्दीन भट्ट साहब, इससे पहले मैं आऊं, अमित रेना मेरे साथ है, एक मिनट बात करने तो दें। अख्तर साहब एक मिनट, आप लोगों का गुस्सा क्या है कि मैंने धर्म बदल दिया, इन्होंने क्यों नहीं धर्म बदला? एक मिनट नईम खान साहब, एक मिनट, ये आपका गुस्सा। बात करने दीजिए, एक बात करना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं निजामुद्दीन भट्ट साहब, मैं आ रहा हूं। नईम खान साहब एक मिनट सुनिए ना साहब, अब उन कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचिए जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के फिर रहे हैं, और उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, वो शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात करें। ओके, अमित रेना अब आप अपनी बात अच्छी बात की आपने,
मैंने नहीं अच्छी बात की आपने। हर बार कहते हैं कि कश्मीरी पंडित pre-47 geographical हमारे भाई irrespective of caste, creed and color, जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात है, they are part and parcel of our Kashmiri society। लेकिन हिंदुस्तान में सियासी बुनियादों पर 90 से लेकर उनको जम्मू में जो है इनह्यूमन ट्रीटमेंट के तहत उनको रखा। अगर हिंदुस्तान इतने प्यार, इतनी मोहब्बत होती कश्मीरी पंडितों के साथ, 20 साल से वो इन कैंपस में क्यों रखा? क्या इतना बड़ा महान भारत उनको नहीं संभाल सकता था? आपने उनको सिर्फ कश्मीरियों को डिमीन करने के लिए आपने उनको जम्मू में इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया, उनको पंडित कैंपस में रखा। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कश्मीरी सोसाइटी। ये हुर्रियत का यूनाइटेड मौक़िफ़ है। खान साहब आपने बोल लिया। ओके, मैं एक तो आज बात क्लियर करना चाहूंगा, मैं कश्मीरी पंडित, और हर बार ये कश्मीर से अफवाह फैलाई जाती है कि सरकार का हाथ था हमें निकालने में। अगर हमें निकाला किसी ने तो वहां के लोकल लार्ज पॉपुलेशन ने, वहां के मिलिटेंट्स ने, हमारे घर पे अटैक्स हुए, हमारे औरतों के साथ अत्याचार हुआ, हमारे पहले 600 किलिंग कश्मीर में कश्मीरी पंडित के हुए, टारगेटेड किलिंग थे। हमारे घर के पोस्टर लगाए गए कि सुबह तक घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, औरतों के अपनी औरतें ये छोड़ दो और घर छोड़ दो, ऐसे ऐसे पोस्टर लगे गए। सारी रात मस्जिदों से आवाज आती रही हमें मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, तो ये है सच्चाई। आज भी हमारे सिख कश्मीर में रह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं, झूठ न कहें। 16 औरतें एक रात को निकाली गई, घर हमें जम्मू पहुंचाना पड़ा, उन्हें एक रात को इतना थ्रेट लेवल था। धड़कते हैं। एक ब्रिगेडियर आप निजामुद्दीन भट्ट साहब, देखिए मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह देखिए, मैं सबों से, पैनलिस्ट से, और जो ये स्टूडेंट है और जो हमको सुन रहे हैं, उन सबों के लिए ये कहूंगा कि ये इल्जाम तराशा और जहर फैलाना बंद कर दो। यहाँ कम्युनल राइट्स हुए, अगर पंडित को निकालना पड़ा, उससे पहले 47 में मुसलमानों को भी यहाँ से भागना पड़ा। लिहाजा तारीख को मत दोहराओ, डोंट रिपीट। अगर कश्मीर के बारे में हम फिक्रमंद हैं सर, इधर सुनो, अगर कश्मीर के बारे में आप फिक्रमंद हैं तो सैनिटी डिमांड्स एक हल निकालो। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए, जैसा मैंने इब्तिदा में ही कहा कि भारत के अवाम और भारत की सरकारों को बड़ा दिल दिखाना होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों और यहाँ की सियासी जमातों को एक बॉटम लाइन पे आना होगा कि हल क्या है इस समस्या का, इसका समाधान क्या है। मैं उसी समाधान पे आऊंगा। अबे दुबे साहब, आपने आरोप तो लगा दिया कि साहब वहां पर ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन आप हालात देखिए ना, हर तरफ से हालात कैसे बने हुए हैं। पाकिस्तान से किस तरह के हालात हो रहे हैं, किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कश्मीर के हालात किस तरह से बिगड़ रहे, किसी भी सरकार के लिए एक चैलेंज है साहब। देखिए रमेश जी, जो सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए कि अगर प्रजातंत्र में आस्था वहाँ जिंदा रहेगी तो कश्मीर में खुशहाली रहेगी। परेशानी यह है कि जितने राजनीतिक दल हैं वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए ऐसा वातावरण निर्मित कर रहे हैं जो कि कश्मीर के और हिंदुस्तान के दोनों के हक में नहीं है। जफर इस्लाम साहब, जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, अगर टूरिज्म वहाँ का मेन स्ट्रीम है, सबसे बड़ी टूरिज्म से वहाँ पर इकोनॉमी को फायदा होता है, तो वहाँ पर सुरक्षा और वहाँ पर शांति जरूरी है। आप लोग बताइए कैसे शांति लाएंगे आप लोग? देखिए रमेश भाई जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और पीडीपी से अलायंस किया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के हालात जो है खुशगवार हो जाए। जिस तरह का प्रधानमंत्री ने पैकेज वहाँ पर अनाउंस किया था, वो पैकेज उसको पूरे तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा। नईम खान साहब, आपका क्या मानना है? और सबसे छोटी बात, नईम खान साहब आप बता दीजिए, नॉर्मलसी के लिए हमारे पास क्या विकल्प है? बस ये जिस तरीके से वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत को लेकर कश्मीर को हल किया जा सकता है, तो आप अपनी हुकूमत को कह दें 2016 में 10 लाख कार्ट्रिजेस इनोसेंट मासूम बच्चों पर फायर किए गए। अब 4000 ये जो पैलेट गन उनको और सैंक्शन मिला है खरीदने का 6 लाख कार्ट्रिजेस। तो इससे ताकत से कश्मीर का मसला थोड़ी हल होगा। कश्मीर का मसला जो है पूरी रियासत का मसला है, सभी धर्मों का मसला है, सभी
जिस दिन आप ये कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिस दिन आप ये कहना बंद करेंगे, किस बात का रेफरेंडम कराया जाए, चुनाव हो गया है, पंचायत। ओके, निजामुद्दीन भट्ट साहब, आपके हिसाब से कश्मीर में नॉर्मलसी के लिए हमें क्या करना चाहिए? निजामुद्दीन भट्ट साहब क्यों गलत कह रहे हैं? आप कहते हो ना कश्मीर में कोई ISIS है, वाजपेयी डॉक्ट्रिन के तनाजुर में रिकंसिलिएशन और जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसको सहमति हर एक की मुकम्मल करने में, फारूक अब्दुल्ला हो, दूसरे तीसरे हों, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या अवाम हो, एजेंडा ऑफ अलायंस की सहायता करें, उसकी तकमील करें और वाजपेयी डॉक्ट्रिन के तनाजुर में। ओके, वाजपेयी साहब ने जो इंसानियत, कश्मीर या जमहूरियत की बात कही थी, आप कह रहे हैं वो सबसे बड़ा फॉर्मूला। मैं आ रहा हूं आरिज़ सिंह साहब, कुछ मेरे सहयोगी और 2-4 सवाल करना चाहते हैं। यहाँ पर बैठे सभी मेंबर से सवाल है कि जहाँ कश्मीर को भारत की जन्नत कहा जाता है, माँ भारती का मस्तक कहा जाता है, ये सब लोग यहाँ पे तो बयानबाजी देते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी 70 सालों में कश्मीर की स्थिति को क्यों नहीं सुधार सकी है? सर, मैं ये चाहता हूँ कि धारा 370 जो है कश्मीर में कांग्रेस ने प्रकट किया, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज सारी पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहें तो उसको सैल्यूट कर सकती हैं। करोड़ों का यहाँ पे फंड जा रहा है कश्मीर में, आज कश्मीर बेहाल हो रही है, आखिर ऐसा क्यों? ओके, आरिज़ सिंह साहब बहुत संक्षेप में देखिए, सोल्यूशन ये है कि ये गंदी हवाएं 93% एरिया में मत जाने दो, बाकी इनकी मर्जी है। बाकी इनकी मर्जी ये कर, जब तक ये कश्मीरियत को रिक्लेम नहीं करते हैं, जब तक अपने पूर्वजों को रिक्लेम नहीं करते हैं, जब तक ये नहीं कहते कि हमारे बाप दादे इसी मिट्टी से ये हुए हैं, जब तक ये भट्ट नहीं कहते कि आप भट्ट और वो भट्ट का डीएनए एक है, तब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता। उसको सिमर करने दो, करने दो, पत्थर फेंकने दो। देखिए, आप एक साथी ने यह आरोप लगाया कि धारा 370 कांग्रेस की देन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सब जो आर्टिकल 370 है, इसका इरोजन और इसका इंटीग्रेशन कश्मीर का आहिस्ता से कश्मीर का पूरा इंटीग्रेशन वहां की जनता की सहमति से होना है। लेकिन ये जो बाहर के राजनीतिक दल आवाज उठाते हैं, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो कैबिनेट में मंत्री होते हुए आर्टिकल 370 आया, ये आवाज उठाते हैं कि आर्टिकल 370 हटाना चाहिए। जाहिर तौर पे आने वाले समय में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सके, जो हर एक हिंदुस्तानी चाहता है कि हर कोई कश्मीरी आवाम जो है वो सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया बोले देखने के लिए।